नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जबलपुर से। लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी को नसीहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद गौरवशाली पद है। उन्होंने ये कहा है पीएम की नीति की आलोचना कर सकते हैं पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना करना ठीक नहीं। सरकार पे मंत्री पद नहीं मिलने का भी दर्द जो है उनका छलक उठा है। मैं और कांतिलाल शायद मंत्री बनने लायक नहीं है, ये उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री का पद जो है वो एक गौरवशाली पद है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हैं तो उनको उतना सम्मान तो देना ही चाहिए। उनकी नीति की आलोचना हम कर सकते हैं पर व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि अगर वो गलती करते हैं, उनकी नीति गलत लगती तो आप नीति की आलोचना करो, व्यक्तिगत आरोप लगाना ठीक नहीं है। इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पार्टी का फैसला है। कुछ हम में कमी होगी इसलिए नहीं बनाया और तो क्या कह सकते हैं। भूरिया जी के लिए फिर आप क्या मानते हैं? भूरिया जी भी आपके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नहीं बनाया। भूरिया जी को भी नहीं बनाया, मुझे मिला कैसे कई वरिष्ठ लोग हैं, नहीं बनाया है। ये तो पार्टी जाने। और तो सुना आपने, कोई ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर सुनने को मिली को। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। गोपाल जी, कैसे लेते हैं लक्ष्मण सिंह जी की इस बयान को? नहीं, लक्ष्मण सिंह जी को बहुत ही खुले दिल के और साफ बोलने वाले एक नेक दिल इंसान हैं और जिस परिवार और जिस खानदान से आते हैं उसका एक अपना रसूख है, एक प्रभाव है, इतिहास है। उनके भाई दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। इसी तरह लक्ष्मण सिंह जी भी सांसद रहे, मेरे साथ में विधायक रहे कई बार। और लक्ष्मण सिंह जी जो कहते हैं, कभी पहले भी इस वर्ष उन्होंने 2-3 बार अपने अंतरात्मा की आवाज पे जो कुछ भी है वो भले ही पार्टी लाइन से थोड़ा बाजू में हो, लेकिन उन्होंने उस बात को बेबाक तो वो जो जिस रसूख का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो रसूख क्या लक्ष्मण सिंह का अपनी ही पार्टी में कम होता चला जा रहा है, इसलिए बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के सपोर्ट में वो अपने बयान दे रहे हैं बार बार? नहीं, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन देखो, जैसा लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है, मैं मान के चलता हूँ ऐसा प्रत्येक विधायक सांसद को हर अपोजिशन दूसरी पार्टी जैसे, मतलब हम लोग हैं थे तो हम लोग अभी अपोजिशन में राज्य में है, इसी तरह से वो अपोजिशन में केंद्र में है। तो यदि इस तरह से जैसा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाहिए, नीति और पॉलिसी के बारे में आप बोले, ये बहुत सुलझा हुआ विचार है। मैं मान के चलता हूँ ये श्रेष्ठ लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक और संस्कृति परंपरा है और ये परंपरा का यदि वो पालन करते हैं तो वो अपनी जो खानदानी विरासत है एक प्रकार से उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। गोपाल जी, आपने सुना होगा उन्होंने एक साथ 2 बयान दिए हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया कि प्रधानमंत्री का पद गरिमापूर्ण पद है और उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो बयान उन्होंने दिया कि शायद हम मंत्री बनने लायक नहीं है इसलिए हमें नहीं बनाया गया। तो जो दूसरा दर्द है उसी की वजह से बार बार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी के सपोर्ट में बयान चले जा रहे हैं, या फिर कोई और वजह हो सकती है? मैं इस बात को इस तरह से नहीं सोचता हूँ जी। नहीं तो लोग अपने अनुकूल हिसाब से वो अपना बयानबाजी करते हैं, तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आदमी की एक अंतरात्मा भी होती है, एक आवाज भी होती है और प्रधानमंत्री कोई अपना प्रधानमंत्री घर का नहीं होता, कोई व्यक्ति का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री होता है। एक बार जब चुनाव हो जाता है और पद पर कोई आदमी आरूढ़ हो जाता है तो उसके बाद में मैं मान के चलता हूँ कि उसके पद की, उसके सम्मान की रक्षा करना देश की एक प्रकार से सम्मान की रक्षा करना है, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि वो मंत्री नहीं बने हैं, मैं जहां तक हालांकि वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो क्या करे नहीं करे मुझे नहीं इससे बहुत ज्यादा, लेकिन यदि उनके लिए मंत्री नहीं बनाया है या कांतिलाल अपना भूरिया जी के लिए नहीं बनाया है, मैं इतना कहना चाहता हूँ और भी वरिष्ठ लोग जिनको नहीं बनाया जी, तो मैं मानते विसाहू लाल जी है और भी लोग हैं, केपी सिंह है, कक्का जी है और भी लोग हैं। मैं मान के चलता हूं कि कोई एक क्राइटेरिया तो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये वाकई में हर राजनीतिक दल के लिए है। साथ में रहे हमारे साथ मुकेश नायक जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई बार आप जो
किसानों की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध देना कि मुख्यमंत्री बदलने की 10 दिन में बात की थी, सीए का समर्थन कर देना, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कराना, उसके बाद कई मर्तबा सरकार की फजीहत अपने बयानों से खड़ी कर देना, और एक बार फिर अब लक्ष्मण सिंह जब ये कह रहे हैं कि पीएम का पद गौरवशाली पद का है, उसकी एक गरिमा का है, उसकी आलोचना व्यक्तिगत तौर पर नहीं करनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? देखो, कुछ बयान तो उनके अच्छे हैं, कुछ बयान उनके बिल्कुल अच्छे नहीं है, है ना। एक सम्यक दृष्टि होती है किसी भी विषय पर बोलने की, है ना। और जिस पार्टी में आप हो तो ये आपके स्वयं के बारे में ये परसेप्शन बन रही है कि आपके बयान किसी बार्गेनिंग की दिशा में है, तब ऐसे बयान ना तो चर्चा में आना चाहिए, ना ऐसे बयानों की कोई वैल्यू है। तो मुकेश जी, ये कोई पहली बार तो नहीं दिया, फिर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उनके खिलाफ? सभी राजनीतिक दलों में ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, ऐसे लोग देते रहते हैं। पर इतने बड़े नेता अगर गंभीरता से नहीं लिए जा रहे हैं तो उसका कोई कारण तो होगा? नहीं, आपको लगता होगा बड़े नेता है, बड़े नेता है नहीं। अच्छा, उनके अगर अब ठीक है, मैं खुलकर सवाल पूछ लेता हूं कि क्या दिग्विजय सिंह जी की वजह से उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? मैंने पहले कहा ना कि बीजेपी में, कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, सभी राजनीतिक दलों में ऐसे 2-2, 4-4 नेता हैं जो लगातार वक्तव्य देते हैं, ना तो पार्टी के अंदर उनको कोई गंभीरता से लेता है, ना पार्टी के बाहर कोई उनको गंभीरता से लेता है। तो ये बने रहते हैं, ये मतलब एक मनोरंजन के विषय है जी। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे नेता भी है ना फिर जिन पर फूलचाप कांग्रेसी का टैग लगने लगता है, तो फिर उससे नुकसान तो पार्टी को होता है। ट्विटर से किसी नुकसान को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। फायदा होता है किसी राजनीतिक दल को जनता के बीच में जाने से, उनसे विमर्श करने से, उनसे संवाद करने से, उनके बीच में रहने से, उनके दुख में शामिल होने से। ट्विटर कोई डिसाइड नहीं करता है कि पॉलिटिक्स का डायरेक्शन क्या है। अच्छा मुकेश जी, एक साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शायद हम लोग मंत्री बनने लायक नहीं है, इसलिए पार्टी ने नहीं बनाया। इस पर क्या सोचते हैं आप? अब ऐसा है कि जितने भी विधायक चुन के आए हैं पूरे देश में, सब मंत्री बनना चाहते हैं। तो अगर सबको मंत्री बना देंगे तो पूरे देश में मंत्री भर बचेंगे ना, विधायक तो बचेंगे ही नहीं। तो फिर मेरा बार बार यही सवाल, तो ऐसी कब तक इनकी बयानबाजी चलती रहेगी? कब तक के कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहेंगे, सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे? देखो, जब तक इनकी मर्जी है ये आजादी पूर्वक बोलते रहे, हम लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। तो क्या मनोरंजन के लिए पार्टी अपने नुकसान सहते रहेगी? नहीं, ये किसी पार्टी का ना, ऐसे लोग ना किसी पार्टी का फायदा करा सकते हैं, ना किसी पार्टी का नुकसान करा सकते हैं। गोपाल जी, क्या सोचते हैं कि जिस तरह की सोच मुकेश जी की है, जो अपनी पार्टी को लेकर ये कह रहे हैं कि इस तरह के मनोरंजन वाले कुछ लोग होते रहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब मुकेश जी का अपना मत है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि 5-7 लोग ऐसे हैं जो मंत्री पद धारण करने के नैसर्गिक रूप से अधिकारी थे, उन्हें नहीं बनाया। ये मैं कह रहा हूं उनका आंतरिक मामला है, वो जाने उसके बाद। लेकिन मुकेश नायक जी स्वयं, राजन सिंह जी, अजय सिंह राहुल भैया, सुभाष सोजतिया, सुरेश पचौरी, नरेंद्र नायटा, रामनिवास रावत, ऐसी कम से कम 10 शख्सियतें ऐसी थी जो चुनाव नहीं जीत पाई इस बार। नहीं तो ये तो पहले नंबर, सबसे पहली किस्त में मंत्री बनते सारे लोग, और इस कारण से ये सारे लोग नहीं बने, और कुछ पुराने लोग जो अभी विधायक बन भी गए उनको नहीं बनाया। इस कारण से जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, मुश्किल से अभी 6वां साल चल रहा है उनका विधानसभा में, और उनको मंत्री बना दिया। आधा मंत्रिमंडल इन लोगों से भरा हुआ है, और इस कारण से सरकार के निर्णय हो रहे हैं। आप देख, मैं कुछ कहूँ? जी मुकेश जी कहिए। ये इनकी बात बिल्कुल जायज है जो ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये अल्पमत की सरकार है। ये सीनियरिटी, जूनियरिटी और बाकी प्राथमिकताएं इसमें कम है। सरकार स्टैब्लिश रहे और स्थिर रहे, इसकी चिंता ज्यादा। नहीं मुकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर परिवार में भतीजा हाल की में चुनाव जीतकर अगर मंत्री बन जाए और अगर चाचा न बन पाए, तो
तो उसका दर्द तो कहीं उनको होगा ना। नहीं, अब चाचा भतीजे की सरकार थोड़ी है यार ये। नहीं, अगर अनुभव की कहीं कमी हो तो ठीक है, आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। सरकार है कमलनाथ जी की सरकार जी, चाचा भतीजे की सरकार नहीं है। और ये सरकार बहुत एक विजनरी है, बहुत जीवन दृष्टि है इसके पास जी, गंभीरता से चीजों को सोचा जा रहा है, गंभीरता से काम किया जा रहा है, समझ गए नहीं। और राजनीति और पूरी सरकार को कम से कम राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। हाँ, इसलिए कमलनाथ जी के पास एक लंबा अनुभव है और उनके पास एक विजन है। बिल्कुल, चलिए खैर उन पर हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लास्ट कमेंट मुकेश जी मैं ये चाहता हूं कि क्या लगातार इस तरह के बयानबाजी होती रहेंगी और पार्टी डिफेंड करती रहेगी? नहीं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े थे। गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक लक्ष्मण सिंह इस तरह के बयान देते आ रखे हैं, जिसकी वजह से पार्टी की कहीं ना कहीं मुसीबत हर वक्त खड़ी होती दिखाई देती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया से अमित शाह जी ने सीए और एनआरसी की बात कही है, तब से उनका विदेश यात्रा बंद हो गया। विदेश से आने वाले जो अतिथि थे उनका भी आना बंद हो गया है। तो और जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसमें अब क्या कहा जा सकता है। आप ये लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो हमारे नेताओं ने निर्माण किया, हमारी सरकारों ने जो निर्माण किया, उसको बेच रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, ओएनजीसी से पैसा निकाल लिए हैं, जितने भी हमारे स्टील प्लांट है वो बिक रहे हैं। यही तो हम 70 साल में बनाए थे, जिसको बेच रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी तो शौचालय का अलावा कुछ बनाया ही नहीं है, बेचने के लिए रहता क्या फिर। अबुझमाड़ से एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, 8 तारीख को मैराथन में शामिल हो रहे हैं, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, अबुझमाड़ के आदिवासियों को जोड़ना या नक्सल के खिलाफ? देखिए, एक इस बात का मुझे संतोष है कि नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई, जबकि रिकॉर्ड है कि पिछले जो चुनाव हुआ तो 80 घटनाएं हुई थी। ऐसे में बिल्कुल कोई घटना नहीं घटी, बल्कि उन पंचायतों में भी चुनाव हुए जिनमें नक्सली की धमकी के चलते कोई फॉर्म नहीं भरते थे, या जिन कोई फॉर्म भर दिया तो उसे नक्सली उठा के ले जाते थे। लेकिन इस समय चुनाव में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। मैं सभी को बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी देता हूं बधाई, साथ ही हमारे जो गृह विभाग के पुलिस के जो हमारे नौजवान उन्हें भी बधाई देता हूं, साथ ही हमारे सीआरपीएफ के और जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग जो लगे हैं उनको मैं भी बधाई देता हूँ। 27 जिले में कितने जिले में इस बार तो आपने कह दिया कि 10 से 10 निगम हमारे होंगे जी। 27 जिले में इस बार कितने आपके पक्ष में आ रहे जिला पंचायत? देखिए, 22 से 23 कम से कम तो होंगे ही। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी तो धान का मुद्दा बनाए थे, और धान के मुद्दा बनाए थे। नगरीय निकाय में तो पूरी तरह साफ हो गए। ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में भी वो बुरी तरह से पराजित हुए। जनपद में भी 146 में से कम 118 सीटें हमारी आएगी, तो उसमें भी साफ है। सरपंचों की तो फिर कोई गिनती ही नहीं इनके पास। तो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के कार्यों से प्रसन्न होकर ही मतदान की है। 1 साल के कार्यकाल पर फिर से मुहर नगरीय निकाय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में जनता ने मुहर लगाई है। संघ की कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। संघ का राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, इसी बैठक में क्या हुआ? भोपाल ने बैठक चल रही है, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता गए हैं बीजेपी के। देखिए, ये एकमात्र राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान में, उसके अनुषांगिक संगठन होते हैं, लेकिन अकेला भारतीय जनता पार्टी है जो खुद आरएसएस के अनुषांगिक संगठन है, उनका राजनीतिक चेहरा है। तो ये वो जो कहते हैं वो करते हैं।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वापस लौटे हैं और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर इंदौर से। मूर्ति बनाने के कारखाने में आग लग गई है। आग लगने से माल जलकर राख हो गया है। कनाडिया रोड स्थित कारखाना बताया जा रहा है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। काबू आग पर पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से धू कर यहाँ पर ये बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही है। मूर्ति बनाने का ये कारखाना बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। मूर्ति बनाने के इस कारखाने में कैसे आग लगी ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर इंदौर से। राष्ट्रीय लता अलंकरण समारोह गायिका सुमन कल्याणपुर को साल 2017 का पुरस्कार दिया गया है। निर्देशक का कुलदीप सिंह को साल 2018 के लिए सम्मानित किया गया है। मंत्री विजयलक्ष्मी साधो सम्मान करेंगी। गायिका मोनाली ठाकुर यहां पर प्रस्तुति भी देने वाली है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सम्मानित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है जहां पर ये सम्मानित किया जा रहा है। लगने लगेगी, सच कहता हूं। वो जब बोलना शुरू करती हैं तो मिश्री फीकी लगती है और आपको लगता है कि कुछ देर के लिए नहीं, लगातार मंगला खाटिलकर आपसे बतियाती रहे। तो जोरदार तालियों से इस जो घटनाक्रम होने वाला है उसका हम स्वागत करें। ये बात मुझसे कहने में रह गई कि सुमन ताई का जीवन चरित्र लिखने वाली लेखिका भी मंगला खाटिलकर है। हेलो, नमस्कार। एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई थी। यही हाल होता है हर उस प्रोग्राम का जिसमें आदरणीय सुमन ताई यानी कि सुमन कल्याणपुर जी शरीक हो जाती हैं। बिल्कुल सरस्वती की मूरत लगती हैं जब वो मंच पर पधारती हैं। चेहरे के भाव और उनके गाए गीत, उनमें अपने आप एक रिश्ता सा महसूस होने लगता है। और जब वो मंच पर पधारती हैं और बोलना शुरू करती हैं तो उनका बोलते बोलते गाना और गाते गाते बोलना एक अनुभवजन्य बात है। चूंकि मैं उनकी चरित्र लेखिका हूँ, मैंने ये बहुत बार अनुभव किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि उनके प्रोग्राम में ये अनुभव थोड़ा सा क्यों न हो लेकिन आप सबको मिले। मैं उनकी तुलना हमेशा एक हरे चंपक से करती हूँ। जैसे हरा चंपक बिल्कुल पत्तों के बीच छिपा रहता है। और चलिए अब कुछ खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। राज्यसभा में अभिभाषण प्रस्तुति के दौरान कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा और कहा कि लीक से हटकर हमने विकास किया है, लोगों ने काम देखकर मौका दिया। भोपाल में सिख दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों में कमलनाथ का नाम नहीं है। 4 कमीशन, 9 कमेटियां, 2 SIT की जांच में कोई आरोप नहीं निकला है। अटल बिहारी सरकार के वक्त भी बीजेपी ने जांच कराई थी, इसलिए मैं पीएम मोदी के बयान की निंदा करता हूं। ग्वालियर में भगोड़ापुर तिराहे के पास अज्ञात शख्स ने बैग लूट लिया और फरार हो गया। बैग में 1 करोड़ 90 लाख रुपए थे। पीड़ित ने बताया है कि IIF कंपनी के मैनेजर अनुज ने पैसे बिना किसी लिखा पढ़ी के मुथुट गोल्ड फाइनेंस में जमा कराने के लिए दिए थे। इंदौर के माफिया जीतू सोनी समेत उसके आधा दर्जन सहयोगियों पर दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में आजाद नगर थाना पुलिस ने 4 आरोपी कृष्ण कुमार, अमरजीत, भगत राम और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के प्रांजय सिंह बहुत जल्द ही WWE के रिंग में अपना जलवा बिखेरते नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनका WWE के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अब प्रांजय दुनिया के बड़े रेसलर्स को पछाड़ने की तैयारी में जुटे हैं।
इंदौर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सावेर दीपालपुर क्षेत्र के करीब 70 गांव के किसानों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली नर्मदा गंभीर लिंक योजना की बिजली जुड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की पहल पर बिजली विभाग ने कनेक्शन जोड़ दिया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कलेक्टर लोकेश जाटव को खत लिखकर सिटी बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में सिटी बस किराए के स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने खत लिखा। इंदौर में आईफा अवार्ड को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। आपको बता दें अफसरों ने आईफा के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान डेली कॉलेज और एमरल्ड हाइट्स का मुआयना किया गया। रतलाम में कोट चौराहे के पास स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंचायत चुनाव में प्रदेश भर में 90 से 95% सीटों पर मिली जीत में मंत्री कवासी लखमा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सभी जिला पंचायतों में अपने अध्यक्ष बनाएंगे। व्यापम घोटाले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। आपको बता दें कि प्रदेश में स्थिति व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड में स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर आरक्षण पर अपनी रोक को बरकरार रखा है। साथ ही राज्य सरकार से आदेश के पालन पर जवाब भी मांगा है। आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट की रोक के बावजूद प्रमोशन दिया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 फरवरी तक जवाब मांगा है। रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के बानी पाथड्रा गांव के मतदाताओं ने एक इतिहास बना दिया है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों को चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुना है। परिवार की बहू उत्तराबाई मांझी सरपंच बनी है। उत्तराबाई के पति दिलीप पंच, दिलीप के पिता कमल मांझी भी पंच और कमल की पत्नी समुंदर मांझी भी पंच बन गई हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।